हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुक्कू। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 29। सभी देवदासी अब ज़मींदारों की चंगुल से मुक्त थी, आज़ाद थी। इंस्पेक्टर राघवन सभी ज़मींदारों को गिरफ्तार कर गाड़ियाँ शहर की तरफ निकल चली थी और अनंतनाग का गुस्सा आसमान छू रहा था। करीबन 4-5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद गिरफ्तार किए हुए सभी ज़मींदारों के साथ इंस्पेक्टर राघवन शहर पहुँचे और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। इन सभी ज़मींदारों को एक एक कर निकाल कर पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। इंस्पेक्टर राघवन एक सिपाही को आदेश देते हैं, श्रीनू सुनो, कुछ कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह का इंतज़ाम करो। और लंबा सफ़र तय करने की वजह से उन्हें कुछ कॉफ़ी पानी दिया जाता है और साथ ही पार्ले-जी बिस्किट भी दी जाती है। इंस्पेक्टर राघवन डीआईजी को फ़ोन करते हैं। हेलो सर, मिशन सक्सेसफुल रहा। जी सर। यस सर। सभी के जल्द बयान लेकर हम चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ये कहकर इंस्पेक्टर राघवन फ़ोन रख देते हैं। इंस्पेक्टर राघवन एक सिपाही को आदेश देते हैं, सुनो श्रीनू, इन सभी को लॉकअप में डालो और वहीं पर कॉफ़ी पीने के लिए दो। मैं तब तक घर से फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद हम इनकी तहकीकात शुरू करेंगे। तभी अनंतनाग गुस्से में कॉफ़ी का कप फेंक देता है और बिस्किट भी। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें कर इंस्पेक्टर राघवन को घूरता है। मैं जल्दी यहाँ से रिहा हो जाऊँगा इंस्पेक्टर राघवन, तू मुझे क्या कैद करेगा। इंस्पेक्टर राघवन गुस्से में आते हैं और पास जाकर 2 तमाचे उसे जड़ देते हैं। ये गीदड़ भपकी ना किसी और को देना, समझा तू। अभी जानता नहीं है इंस्पेक्टर मेरी पहुंच कहाँ तक है। तू मुझे यहाँ लंबे देर तक रख नहीं पाएगा। एक गंदी सी हंसी हंसकर वहीं नीचे बैठ जाता है अनंतनाग। इंस्पेक्टर राघवन का पारा चढ़ जाता है ये सुनकर। तू देख कमीने, मैं तुझ पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा, तू कितने भी हाथ पैर मार लेगा ना, तो भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और गुस्से से पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। घर पर मूर्ति को भी पुलिस स्टेशन से खबर लग जाती है कि सभी ज़मींदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखा गया है। मूर्ति एक खुशखबरी जल्द से जल्द कार्तिकेय, लक्ष्मी और अपनी अम्मा को बताता है। अरे कार्तिकेय सुनो भाई, सभी ज़मींदारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ की देवदासी अब मुक्त है। ये सुनकर कार्तिकेय खुश हो जाता है, कुछ थोड़ा सा उदास भी, क्योंकि उन ज़मींदारों में शायद उसके पिता अनंतनाग भी थे, ये उसे पता था। लक्ष्मी की आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े ये सुनकर, और जल्दी जल्दी जाकर घर के मंदिर में उसने दिया जलाया भगवान का धन्यवाद करने के लिए। घर में सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मूर्ति कहता है, चलो कार्तिकेय, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, ज़रा देखे वहाँ क्या नज़ारा है। कार्तिकेय थोड़ा हिचकिचा रहा था जाने से। वो अपने पिता का सामना नहीं करना चाह रहा था। मूर्ति समझ गया, चलो भाई, एक ना एक दिन तो हम ये सब होना ही था। अब लड़ाई शुरू की है तो उसे अंजाम तक तो लाना ही होगा ना। आज नहीं तो कल तो तुम्हें अपने पिता का सामना करना ही होगा कार्तिकेय। और तुम सच्चे हो तो तुम्हें नज़रें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही शर्मिंदा होने की। तुम गलत नहीं हो कार्तिकेय, तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। कार्तिकेय जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं और इस तरफ इंस्पेक्टर राघवन भी फ्रेश होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं। संजोगवश मूर्ति, कार्तिकेय और इंस्पेक्टर राघवन एक ही वक्त पर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ओह हेलो इंस्पेक्टर राघवन। हेलो मिस्टर मूर्ति। बहुत ही बढ़िया काम किया सर आपने, हमने सुना। हम तो सरकारी मुलाजिम हैं भाई, ये तो हमें करना ही था। आइए अंदर चलते हैं। जी सर, चलिए। अंदर पहुंचते ही अनंतनाग को कुर्सी पर बैठा पाते हैं और दूसरे ज़मींदार लॉकअप में होते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर राघवन का माथा ठनक जाता है और अपने सिपाही को पुकारते हैं, श्रीनू, ये अनंतनाग यहाँ पर क्यों बैठा है? इसे लॉकअप में क्यों नहीं किया तुमने? श्रीनू घबराता हुआ इंस्पेक्टर राघवन के सामने आकर सलाम करता है और कहता है, सर, अभी अभी डीआईजी साहब का फ़ोन आया था कि अनंतनाग को रिहा कर दिया जाए। इंस्पेक्टर राघवन गुस्से में बुदबुदाते हुए झट से अपने केबिन में जाते हैं।
डीआईजी को फ़ोन लगाते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? हम लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया और आप हमें छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण गुनहगार को, जिसके खिलाफ उसी के बेटे ने एफआईआर की है और कोर्ट ने भी तो आदेश दिया है उन लोगों को हाजिर करने का। सर, सामने की तरफ से डीआईजी थोड़े गुस्से में बोलते हैं। पर अब मैं कह रहा हूँ ना, उसे छोड़ दो तो छोड़ दो। उसका कोई रिश्तेदार भाई यहाँ पर मंत्री है और ऊपर से हमें प्रेशर है कि हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। उसका बयान मत लेना, बाकी दूसरे ज़मींदार को गिरफ्तार कर लो तुम लोग। और रही कार्तिकेय की एफआईआर की बात, तो वो तो सिर्फ शक था ना, कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं। तो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इंस्पेक्टर राघवन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और डीआईजी के साथ बहस करने लग जाते हैं। सर, आपको पता नहीं है गांव में उस इंसान ने उन देवदासियों की क्या हालत की है। यदि आप देखते तो आप ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते। सर, इंस्पेक्टर राघवन, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। ऊपर से प्रेशर है मुझ पर और मैं उन लोगों के खिलाफ़ नहीं जा सकता। ये अनपढ़ मंत्री बन जाते हैं और हम पढ़े लिखों को उंगली के इशारों पर नचाना चाहते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प। इंस्पेक्टर राघवन, प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ माई ऑर्डर टू रिलीज़ नाउ। इंस्पेक्टर राघवन फिर भी बहस करते हैं। यहाँ बाहर अनंतनाग कुर्सी पर बैठा होता है, बड़ी ही शांति से कुटिल हंसी हंसते हुए। कार्तिक अपने पिता को पीछे से ही बैठा हुआ देख पहचान जाता है, वहीं ठिठक जाता है। समझ नहीं आ रहा था अपने पिता का सामना कैसे करे। इतने दिनों बाद वो आज अपने पिता से मिल रहा था, मन में उसके तूफान उमड़ रहा था। तभी अचानक अनंतनाग पीछे मुड़कर देखता है। कार्तिकेय को देखकर उठ खड़ा होता है और बड़ी ही गर्वित चाल से अपनी मूंछों को ताव देते हुए उसके पास आता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको थपथपाता है। कैसे हो बेटा? तुम्हें तो कभी अपने अप्पा की याद आई ही नहीं ना? कार्तिक अपना मुंह फेर लेता है। उसे अपने अप्पा से बात करने में घिन आ रही थी। तुमने तो अपने अप्पा को इस कदर धोखा दे दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें आज इस काबिल बनाया कि तुम खुद कुछ कर सको, पर उसका सिला तुमने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से चुकाया बेटा। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने पर। और ये कहकर अनंतनाग अपने बेटे को गले लगा लेता है। कार्तिकेय का मन बिल्कुल नहीं होता। उसने वो आत्मीयता ही नहीं आती जो पहले आती थी अपने पिता के गले लगने से। कार्तिकेय अपने आप को छुड़ाकर अपने पिता से कहता है, अप्पा, शर्म तो मुझे आती है आपको अपना अप्पा कहने पर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता क्या कि आप मुझे अपने बेटे को मरवाने के लिए आदमी भेज सकते हैं। पर आपने जो घिनौना काम किया है उसके लिए तो आपको ये सज़ा भी कम है। अच्छा हुआ आज अम्मा ज़िंदा नहीं हैं आपके ये काले कारनामे देखने के लिए, वरना तो वो तो मर ही जाती। अनंतनाग को पता था कि उसका बेटा यही कहने वाला है और किसी साइको की तरह थोड़ा दूर हटकर अपने हाथों के साथ कंधे उचका देता है और ज़ोर से हंस हंस कर कहने लगता है, कौन सी सज़ा बेटा? देखो, मैं तो तुम्हारे सामने यहाँ आज़ाद खड़ा हूँ। दुनिया की कोई जेल नहीं है जो अनंतनाग को कैद कर सके। मूर्ति इस दृश्य को अवाक देखता ही रह गया और नज़दीक आकर जबरन अनंतनाग कार्तिकेय को फिर से गले लगाता है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अपने मन की कर लो, पर याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूँ, जीत नहीं पाओगे मुझसे। और उसकी पेट थपथपा कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर पहले से ही जीप अनंतनाग के इंतज़ार में खड़ी थी। कार्तिकेय और मूर्ति अनंतनाग को जाते हुए देखते ही रह गए। अंदर से कुछ बहस करने के बाद इंस्पेक्टर राघवन भी बाहर आए। वो भी हाथ में हथियार होते हुए भी निहत्थे से अनंतनाग को जाते हुए देख रहे थे। गुस्से में इंस्पेक्टर राघवन ने अपने हाथ को पास पड़ी हुई मेज़ पर ज़ोर से पछाड़ा। मूर्ति और कार्तिकेय इंस्पेक्टर राघवन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी कार्तिकेय कहता है, सर आप चिंता मत करिए, हम लोग स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढ कर लाएंगे। इंस्पेक्टर राघवन चिंतित स्वर में कहते हैं, वो बात नहीं है कार्तिकेय, एविडेंस तो काफ़ी जमा हो जाएंगे, पर मुझे डर है कि अनंतनाग अब बाहर रहकर हमारे गवाहों के बयान ना बदल दे
अगर ऐसा हुआ तो एक भी देवदासी अनंतनाग के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएगी, सभी को चुप करवा दिया जाएगा। कार्तिकेय, मुझे इसी बात का डर है। तीनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अचानक इंस्पेक्टर राघवन के शरीर में बिजली सी कौंध जाती है। बिजली की रफ्तार से अंदर जाते हैं। श्रीनु, लॉकअप खोलो। श्रीनु झट से जेल का दरवाज़ा खोल देता है डर के मारे। अंदर दूसरे सभी ज़मींदार बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर राघवन गुस्से से तमतमाए डंडा लेकर सभी ज़मींदारों पर टूट पड़ते हैं। बेरहमी से उन्हें मारने लग जाते हैं। शरीर पर कसकर डंडे पड़ने की वजह से सारे ज़मींदार मिन्नतें करने लग जाते हैं। इंस्पेक्टर राघवन के पैरों में गिर जाते हैं। साहब, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, हमारा बयान ले लो। सालो, कानून को तुम लोगों ने खेल समझ के रखा है, अपनी जेब में लेकर चलते हो क्या? हम पुलिस वालों को तुम लोग समझते क्या हो? हम लोग अपनी जान दांव पर लगाकर तुम लोगों को पकड़ कर लाते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? इतनी बड़ी बेइज्जती, अपमान। तुम जैसे अनपढ़ लोग जो मंत्री बन जाते हैं उनके नीचे हमें काम करना पड़ता है। हम लोगों को तुम अपनी कठपुतली समझते हो क्या? काफ़ी देर तक मारते मारते इंस्पेक्टर राघवन पसीने से रेबझेब हो जाते हैं और कुर्सी खींचकर उस पर ज़मीन पर बैठे हुए ज़मींदारों के सामने बैठ जाते हैं। श्रीनु, पेन और पेपर लाओ। एक ज़मींदार की तरफ इशारा कर इंस्पेक्टर राघवन कहते हैं। चलो, बको अब सारे काले कारनामे, एक भी चीज़ छूटने ना पाए। एक के बाद एक थरथराते ज़मींदारों ने सभी के काले चिट्ठे खोले। इसमें अनंतनाग का नाम भी शामिल था। सभी के बयान दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर राघवन जेल की कोठरी से बाहर निकलते हैं। तब तक मूर्ति और कार्तिकेय ये नज़ारा दूर से देख रहे होते हैं। मूर्ति पास आकर इंस्पेक्टर से पूछता है, क्या हुआ सर? क्या उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको? साले कौवे का मांस खाए हुए हैं, पूरी बात नहीं बताई अभी तक, पर बहुत कुछ बता दी है। उन्होंने तुम्हारे पिता अनंतनाग का नाम भी लिया है, पर कोई बात नहीं, बड़े बड़े मुजरिम से मैंने सच उगलवाया है यहाँ पर। मैं अभी हार नहीं मानूंगा। ठीक है सर, हम कल फिर आएंगे। ओके देन, गुड डे, अपना ख्याल रखिएगा। मूर्ति और कार्तिकेय पुलिस स्टेशन से घर वापस जाने के लिए निकलते हैं क्रमशः। देवदासी चैप्टर 30। इंस्पेक्टर राघवन लॉकअप के अंदर सभी के बयान लेने के बाद बाहर निकलते हैं। अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था उनसे। मूर्ति और कार्तिकेय इंस्पेक्टर राघवन को भरोसा दिलाकर घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों काफ़ी थक चुके होते हैं। अम्मा, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार। राधा अम्मा जिज्ञासा से मूर्ति के पास आकर बैठती हैं। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ बेटा, हमें बताओ तो सही। मैं और लक्ष्मी कब से तुम दोनों की राह देख रहे थे। राधा अम्मा जिज्ञासा भरी आंखों से कार्तिकेय की तरफ देखती है। कार्तिकेय थका सा सोफे पर बैठकर कहने लगता है। लक्ष्मी भी वहीं आकर खड़ी हो जाती है सुनने के लिए। कुछ नहीं मौसी, गांव के सभी ज़मींदार गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें मेरे पिता भी हैं। राधा अम्मा कौतूहलवश पूछती है, थे का क्या मतलब है बेटा, क्या वो वहाँ नहीं है? बात को संभालते हुए मूर्ति बोल पड़ता है, नहीं अम्मा, कार्तिकेय के पिता अनंतनाग छूट चुके हैं। उन्हें गिरफ्तार तो किया गया था, पर कार्तिकेय की कोई रिश्तेदार है जो मंत्री है, उन्हीं की फ़ोन की वजह से कार्तिकेय के पिता अनंतनाग गिरफ्तार नहीं हो पाए, मतलब छूट गए हैं अब वो। और अम्मा, आपको एक बात बताऊं, अब वह पहले से भी ज़्यादा खूंखार हो गए हैं और कार्तिकेय पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। यह सुनकर लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा धक्का लग जाता है और वो बोल पड़ती है, भैया अब क्या होगा? मुझे लगा था सभी ज़मींदारों के गिरफ्तार होने की वजह से अब सारी देवदासी आज़ाद होंगी वहाँ पर अब इनके पिताजी के छूटने की वजह से कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए उन देवदासियों के लिए। हाँ लक्ष्मी, बात तो तुम्हारी सही है, शायद उन देवदासियों के लिए कुछ खतरा पैदा हो सकता है, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें लक्ष्मी। भैया, क्या मेरी नीलवेणी अक्का की कोई खबर आई? कुछ कहा इंस्पेक्टर साहब ने? हाँ, वो कह रहे थे सभी देवदासियाँ वहाँ सही और सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता मत करो लक्ष्मी। पर पता नहीं क्यों ये सुनकर भी लक्ष्मी के मन को शांति नहीं मिल रही थी, कुछ अंदर से कचोट रहा था उसे। भैया सच बताइए ना, कैसी है मेरी नीलवेणी अक्का? लक्ष्मी की अपनी अक्का के लिए चिंता देख आखिर मूर्ति गंभीर स्वर में कहता है,
नीलवेणी को तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने बहुत परेशान किया लक्ष्मी। उसे बहुत दिनों तक एक ही कमरे में कैद रखा था। उसके साथ बहुत बुरा होता रहा काफ़ी दिनों तक। सुनते सुनते ही लक्ष्मी की आंखों से सरसराते आंसू निकल पड़े। पर अब इंस्पेक्टर राघवन ने कहा है कि वो ठीक है, उसका वहाँ इलाज चल रहा है। और इंस्पेक्टर राघवन ने यह भी कहा कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम दोनों के बारे में ही पूछ रही थी, और तुम सही सुरक्षित हो ये सुनकर उसके दिल को सुकून आ गया। और साथ में ये भी तसल्ली दी, कोर्ट में यदि बयान देने के लिए बुलाया जाएगा तो नीलवेणी बेझिझक अपना बयान देगी। लक्ष्मी ये सुनकर अपने रोते हुए चेहरे को हाथों से ढक लेती है और दौड़ती हुई कमरे में चली जाती है। तभी राधा अम्मा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने के लिए उठती है। तभी कार्तिकेय खड़ा हो जाता है। मौसी, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ लक्ष्मी को। ठीक है बेटा, ज़रा प्यार से काम लेना। बेचारी बच्ची का मन अब भी उन्हीं पुरानी यादों में खोया हुआ है। इतना आसान नहीं होगा उसके लिए भी इन यादों से बाहर निकलना। जब तक कोई फ़ैसला नहीं आ जाता कोर्ट से, तब तक ये सब तो चलता ही रहेगा बच्चे। और तब तक हम सभी को लक्ष्मी को संभालना होगा। बहुत नाजुक समय है ये। मन के पट खोलने इतने आसान नहीं होते बेटा। चाहे वो हमारे साथ हर रोज़ एक सामान्य ज़िंदगी जी रही होती है, पर मन में उसके अब भी उथल पुथल हर रोज़ चलती होगी। इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उसे इस समय पर अकेला महसूस होने नहीं देना है। जिस अक्का ने उसकी इतनी मदद की, उसकी दशा सुनकर उससे रहा नहीं जा रहा। इसलिए थोड़ा संभल कर बात करना बेटा उससे। जी मौसी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो आपको भी बुला लूँगा। तभी मूर्ति अपने नटखट अंदाज में कहने लगा, हाँ अम्मा, अब इसे हमारी ज़रूरत कहाँ, ये तो अकेला ही काफ़ी है लक्ष्मी के लिए। अकेले में जो उससे बात करनी है, हम तो बिना बात के कबाब में हड्डी बने पड़े हैं यहाँ पर। और कार्तिकेय के सामने देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारता है। क्यों भाई, सच कहा ना? कार्तिकेय अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, तुम नहीं सुधरोगे मूर्ति। जाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना, फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं लक्ष्मी को समझा कर लाता हूँ। और अब मेरी टांग खींचना बंद करो प्लीज़। मूर्ति आलस भरकर उठ खड़ा होता है। हाँ भाई, अब तो तुम मुझे खाने पर ही भेजोगे ना? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा? राधा अम्मा मूर्ति को कंधे पर हल्के से प्यार भरी थपकी लगाकर कहती है, अब बस भी करो कार्तिकेय को परेशान करना। बेचारी बच्ची वहाँ रो रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मूर्ति अपने हाथों से अपने कान पकड़ने लग जाता है। ठीक है अम्मा, सॉरी, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, अब जल्दी जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। मूर्ति यहाँ वॉशरूम चला जाता है। राधा अम्मा किचन में खाना गर्म करने जाती है और कार्तिकेय लक्ष्मी जिस कमरे में गई थी वहाँ जाता है। लक्ष्मी वहाँ खिड़की के पास बैठी अब भी सुबक रही थी। उसे अपनी अक्का की चिंता हो रही थी। कार्तिकेय लक्ष्मी के पास जाकर बैठ जाता है। लक्ष्मी, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे इस तरह रोने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे अक्का की फ़िक्र हो रही है, पर जो हमारे बस में है वो तो कर रहे हैं ना हम। लक्ष्मी रोते हुए आंखों से निर्बल सी कार्तिकेय की तरफ देखती है और उसे अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। घुमड़ घुमड़ कर आंसू आ जाते हैं और रोते रोते कार्तिकेय के गले लग जाती है। उसके सीने पर अपना सर रख देती है। अचानक इस तरह से लक्ष्मी के गले लग जाने से कार्तिकेय थोड़ा झेप जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ जाती है, पर लक्ष्मी तो बड़े ही निर्मल मन से उसके गले लग जाती है। आज उसे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही थी। कार्तिकेय के सीने पर सर रखते ही उसे गर्माहट महसूस हुई। एक सुरक्षा की भावना जन्मी। ऐसा लगा मानो दुनिया में वो अकेली नहीं, कोई अपना है उसके पास। लक्ष्मी ने आज कार्तिकेय को अपनी अम्मा, अपने अप्पा, अपना संगी और साथी बना लिया था। कार्तिकेय ने अपनी बाहों के घेरे में लक्ष्मी को ले लिया। कार्तिकेय को ढाबे का दिन याद आ गया। उस वक्त लक्ष्मी अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाना चाह रही थी, पर आज खुद लक्ष्मी उसकी बाहों में सीने पर सर रखकर बैठी है। लक्ष्मी अब भी सुबकती हुई अपने सर को और दोनों हाथों को कार्तिकेय के सीने पर टिकाए हुए थी। बहुत दिनों बाद उसे सुकून का पल मिला था। कार्तिकेय उसकी पीठ को सहलाए जा रहा था। बस करो लक्ष्मी, देखो राधा अम्मा क्या सोचेंगी। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ़ हो रही है, उन्हें ऐसा लगेगा। लक्ष्मी, इसलिए अपने आप को संभालो।
लक्ष्मी रोते रोते कुछ टूटे फूटे शब्दों में बोली, कार्तिकेय जी, अब आपके पिता तो छूट गए हैं, अब वो मेरी अक्का को नुकसान पहुंचाएंगे। आज मेरी वजह से उनकी इतनी बदतर हालत हो गई है और फिर भी वो मेरे लिए यहाँ पर गवाही देने भी आएंगी और मैं यहाँ बैठकर अपनी अक्का के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कार्तिकेय जी, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तो बचकर वहाँ से निकल आई, पर मैं अपनी अक्का को तो नहीं बचा पा रही। मैं बहुत स्वार्थी हूँ कार्तिकेय जी। कार्तिकेय लक्ष्मी को बड़े ही प्यार से समझाता है, उसके सर पर हाथ फेरकर। तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं और मूर्ति हैं ना। जब केस की तारीख आएगी तब वहाँ भी हम अपना बयान देंगे मेरे पिता के खिलाफ। बड़े ही भारी स्वर में कार्तिकेय ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये दिन भी बीत जाएंगे, बस हिम्मत रखना। तभी रसोईघर से राधा अम्मा की आवाज़ आती है, अरे भाई चलो, सब लोग खाना खाने। लक्ष्मी, कार्तिकेय, चलो, कितनी देर। राधा अम्मा की आवाज़ से लक्ष्मी की तंद्रा भंग होती है और अपने आप को कार्तिकेय की बाहों से अलग करती है। कार्तिकेय भी झट से उठ खड़ा होता है, खुशनुमा आवाज़ में कहता है, चलो लक्ष्मी, खाना खाने चलते हैं, वरना अब राधा अम्मा यहाँ आ जाएंगी तुम्हें मनाने। चलो, पहले अपना मुंह धोकर आओ और डाइनिंग टेबल पर आओ। लक्ष्मी मौन स्वीकृति के साथ वहाँ से चली जाती है। अनंतनाग का छूट जाना क्या देवदासियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।